पढ़ेंगे किसके बारे में? बायोलॉजी के बारे में। बायोलॉजी को हम लोग क्या बोलेंगे बच्चा? विज्ञान की वह शाखा जिसमें जीवों का अध्ययन होता है उसे हम लोग कौन सी विज्ञान कहते हैं बेटा जी? जीव विज्ञान। अब कृपया करके आप बोर्ड पे देखें, कुछ नहीं रखा है लिखने में, ये सब लिखा हुआ है। हम जो नोट्स वोट्स देंगे, वर्ड इज डेराइव्ड फ्रॉम टू वर्ड्स, बायोस प्लस लोगस। देखिएगा, बायोलॉजी शब्द जो है मेरे बच्चे दो शब्दों से मिलकर बना है, बायोस प्लस लोगस। दो शब्द है, बायोस प्लस लोगस। कौन सा शब्द है बेटा? बायोस प्लस लोगस। बायोस का मतलब होता है जीव या सजीव। लोगस का मतलब होता है टू स्टडी, या हिंदी में कहें तो क्या कह सकते हैं मेरे बच्चे? अध्ययन करना। क्या कहेंगे बच्चा? अध्ययन करना। तो जीवों का अध्ययन करना क्या कहलाएगा? जीव विज्ञान कहलाएगा। अब सजीव या जीव क्या होते हैं? सजीव या जीव क्या होते हैं? सजीव या जीव क्या होते हैं? बताओ क्या होते हैं? कि सजीव और जीव, जीव होते हैं जो कि जीव होते हैं, बहुत बढ़िया होते हैं यार। ऐसे परिभाषाएं आपके एग्जाम में चलेगी नहीं, इसलिए सोच विचार के बताओ। एक बार इसको लिखो, एक बार लिखो इसको। तो सजीव जीव क्या होते हैं बेटा? विज्ञान की वह शाखा जिसमें सजीवों का अध्ययन होता है उसे बायोलॉजी कहते हैं। सजीव क्या होते हैं? क्या आप सजीव हैं भाई साहब? आर यू बायोटिक कंपोनेंट और नॉट? इंग्लिश मीडियम के हो ना आप? तो क्या? हाँ जी, सीधी बात है, जिनमें जैविक क्रियाएं होती है। जो सांस लेता है, सुन रहा है ना तू, सांस ले रहा हूं मैं, यदि ऐसी बात हो रही है तो क्या है? सजीव है ना? ऐसा जरूरी नहीं, जिनमें हलचल होती है, जो हिलते डुलते हैं, चलते हैं, ये पादप चलते हैं क्या? एक जगह रहते हैं ना? जिनमें ग्रोथ ग्रोथ होती है, जिनमें बायोलॉजिकल एक्टिविटीज होती है, जैविक क्रियाएं संपन्न होती है, वो सभी क्या कहलाएंगे? सजीव कहलाएंगे। हम भी सजीव है। कुत्ता बिल्ली गाय भैंस गधा घोड़ा हाथी तोता मेमना सब सजीव है। क्या टेबल सजीव है? टेबल को बोलो सांस लेगा क्या? नहीं लेगा, तो ये सजीव नहीं है। तो सजीवों की बारे में बातचीत होती है। यहीं से बात शुरू करते हैं। विज्ञान की वह शाखा अरे शाखा कहाँ से आ गई? ये तो बायोलॉजी की परिभाषा लिखने की जरूरत तो नहीं है। बायोलॉजी तो आपको पता है ना। सजीव जिनमें जैविक क्रियाएं, बायोलॉजिकल एक्टिविटीज तथा वृद्धि क्रियाएं होती है। अब ये भी दो प्रकार के होते हैं। सजीव भी कितने प्रकार के बेटा? दो प्रकार के। एक तो होता है जंतु, और एक क्या होंगे बच्चा? प्लांट्स, पादप। तो एक तो होते हैं एनिमल्स, एनिमल्स के अलावा कौन होंगे बेटा? प्लांट्स। तो ये भी आपको थोड़ा ध्यान रख लेना। हम जिंदा है, अरे हम जिंदा है कि नहीं है? हम लोग सांस ले रहे हैं। अब सांस में हम क्या लेते हैं? ऑक्सीजन लेते हैं ना। चारों तरफ ऑक्सीजन है कि नहीं है? तो हमारे नाक में सभी कैसे जाती है? ऑक्सीजन ऑक्सीजन जाती है कि सभी नहीं जाती? सर ऑक्सीजन नहीं जाती। बाकी वाले बोले तू कहाँ जा रही, रोक रोक। तू नाक में से कोई फिल्टर थोड़ी है, सभी जाते हैं अंदर। उनमें से आपके फेफड़े, फेफड़े कितने होते हैं? देयर आर टू लंग्स। जो यहाँ होते नहीं, यहाँ होते हैं ना, यही होते हैं ना। तो ये दो फेफड़े हैं। इन फेफड़ों के अंदर ऑक्सीजन एब्जॉर्ब होती है और CO2 को बाहर फेंका जाता है। वायुमंडल में, एटमॉस्फेयर में 78% तो क्या है? नाइट्रोजन। वो अंदर जाएगी, उसका कोई यूज नहीं है, वापस बाहर आ जाएगी। बाकी जो ऑक्सीजन है दैट इज रिक्वायर्ड टू आवर बॉडी, और उसी के कारण हम लोग जिंदा है? अब मेरा सवाल आपसे है, ये तो बात मैंने बता दी। विष्णु जी आप मुझे बताओ, क्या पादप भी जिंदा है? प्लांट जिंदा है या नहीं है? पादप प्लांट बड़े होते हैं, वो कौन सी गैस लेते हैं? रेस्पिरेशन में कौन सी गैस लेंगे? कार्बन डाइऑक्साइड। तो देखिएगा, सभी सजीव, ये लाइन लिख सकता हूं क्या? सभी सजीव
श्वसन की प्रक्रिया में, श्वसन की प्रक्रिया में ऑक्सीजन लेते हैं तथा CO2 छोड़ते हैं। All biotic component inhale oxygen and exhale CO2। सभी गैसें ली, उसमें से ऑक्सीजन रिक्वायर्ड है, ऑक्सीजन अंदर चलेगी, बाकी वाले गैसों को बाहर फेंक दिया। यही होता। अब मेरा सवाल है, सर पादप भी यही करते हैं? बिल्कुल यही करते हैं सर। हमारे दिमाग को खोल के ठूस ठूस के बराबर पादप CO2 लेते हैं। भाई लेते हैं CO2, मैं मना नहीं कर रहा, नहीं लेते। क्या पादप कोचिंग आते हैं क्या? कोई जरूरत है उनको? नहीं। उनको 3 चीजों की रिक्वायर्डनेस है। एक CO2, थोड़ा सा सनलाइट, थोड़ा सा पानी। उनके घर में पार्टी हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? तो यहीं पर सवाल आता है, पादपों में भोजन निर्माण की प्रक्रिया क्या कहलाती है बेटा? प्रकाश संश्लेषण, फोटोसिंथेसिस। क्या कहेंगे बेटा? फोटोसिंथेसिस। और प्रकाश संश्लेषण में पादप कौन सी गैस लेंगे? CO2। और कौन सी गैस फेंकेंगे? ऑक्सीजन। आप में से कई बच्चों को अभी भी डाउट हो रहा होगा, सर आपने शायद ये गलत लिख दिया यार ऊपर वाले, मैं इससे संतुष्ट नहीं हूँ। तो आप में से जो जो गांव के लोग हैं, वो गांव के अंदर अपन ने देखा होगा, हम लोग कभी गांव जाएंगे तो रात को नीम के पेड़ के नीचे सोने लगेंगे तो हमारी दादी नानी मना करती है कि चिंटू रात को पेड़ के नीचे मत सो, रात को भूतनी आती है। कहते हैं नहीं कहते? तो भूतनियाँ नहीं आती है वहाँ पर। भूत जानते हो ना? देखा कभी अब भूत आपने? नहीं होता ऐसा कुछ भी, है ना? तो पादप होता है ना, तो पादप क्या गैस लेता है? CO2 तो दिन को लेगा। प्रकाश संश्लेषण के लिए क्या जरूरी है? प्रकाश का होना। रात को प्रकाश होता है क्या? क्या पता होता हो तो, नहीं होता ना। तो प्रकाश नहीं होता है तो रात के समय में प्रकाश संश्लेषण तो होगा नहीं, पर उसको जीने के लिए क्या चाहिए? ऑक्सीजन तो चाहिए ना। तो वो रात के समय में ऑक्सीजन खींच रहा है, तो कौन सी गैस छोड़ रहा है? CO2 छोड़ रहा है। हम भी क्या छोड़ रहे हैं? CO2। हम भी क्या खींच रहे हैं? ऑक्सीजन। तो इस पेड़ के नीचे वाली सरकमफ्रांसिस के अंदर ऑक्सीजन का लेवल थोड़ा सा क्या हो जाता है? कम हो जाता है। इसीलिए रात के समय में पेड़ के नीचे नहीं सोना चाहिए, क्योंकि रात के समय में पादप भी सांस ले रहा है, प्रकाश संश्लेषण बहुत कम हो रहा है। इसीलिए रात के समय में पादप के नीचे कभी भी नहीं सोना चाहिए। और पादप कौन सी गैस लेते हैं? श्वसन में ऑक्सीजन। हम क्या लेते हैं? ऑक्सीजन। कुत्ता, बिल्ली, गाय, भैंस, गधा, घोड़ा सभी क्या लेते हैं? ऑक्सीजन। और कौन सी गैस छोड़ते हैं? CO2। और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में क्या करते हैं? प्रकाश संश्लेषण में पादप CO2 गैस लेते हैं। प्रकाश संश्लेषण में जल व एक तो क्या चाहिए उसके लिए? जल। प्रकाश संश्लेषण में एक तो क्या रिक्वायर्ड होगा बेटा? जल। और दूसरी कौन सी चीज रिक्वायर्ड होगी? प्रकाश आवश्यक। पिगमेंट है जो देखिएगा, हम लोगों ने देखा, पादप देखे, पादपों की पत्तियां देखी, हरे रंग की होती है। उसके अंदर एक वर्णक है जिसका नाम है क्लोरोफिल, और क्लोरोफिल भी रिक्वायर्ड है प्रकाश संश्लेषण के लिए। तो ये भी लिख सकते हैं, पादपों की पत्तियों के हरे रंग के लिए उत्तरदायी क्लोरोफिल वर्णक, क्लोरोफिल वर्णक भी प्रकाश संश्लेषण में सहायक है। A pigment which is responsible for green color of plant leaves is also responsible in photosynthesis and that is known as chlorophyll। ये मामला है, ये आपको ये थोड़ा ध्यान रख लेना है। और प्रकाश संश्लेषण में 2 चीजें आवश्यक है, एक का नाम है जल और दूसरे का नाम क्या मेरे दोस्त? प्रकाश। और आपसे पूछ लेगा, पादपों के अंदर एक होता है हरित लवक,
एक पादप कोशिका होती है, उस पादप कोशिका का सबसे बड़ा भाग होता है हरित लवक, उसे इंग्लिश में बोलते हैं क्लोरोप्लास्ट। वो अलग चीज़ है, क्लोरोफिल अलग चीज़ है, उन सब के बारे में आगे हम बातचीत करेंगे वैसे भी। तो अभी अपन को ये फोकस्ड होकर चलना है कि पादप क्या कौन सी गैस लेते हैं बेटा, पादप कौन सी गैस लेते हैं भैया जी, सांस में तो क्या लेंगे, ऑक्सीजन। तो तुम बोलोगे उनको भाई साहब पूछना क्या चाहते हो, सीधा सीधा पूछो। तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। अब देखिएगा इस पूरे वायुमंडल में सबसे ज्यादा मात्रा में कौन सी गैस है, नाइट्रोजन। तो वायुमंडल में गैसों का संगठन, कॉम्पोजिशन ऑफ गैसेस इन एटमॉस्फेयर। एक तो है सबसे ज्यादा मात्रा में, तो कौन है, N2। N2 का मतलब क्या होता है बेटा, 78% तो क्या होगा बेटा, नाइट्रोजन। इसके अलावा और कोई आपको ध्यान में आता है क्या, सर हमारे ध्यान में कुछ भी नहीं आता है। नाइट्रोजन है 78%, और कौन सी गैस है, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन कितने परसेंट है, 21%। ओहो उल्टा लिख दिया क्या, इधर 21%। और ये क्या है बेटा, ऑक्सीजन। O2 0.03% क्या है, CO2। क्या है बेटा, CO2। 0.03% क्या है, CO2। अब अपन CO2 को इतनी गालियां देते बेचारी है कितनी सी, 0.03%। क्या सर कार्बन डाइऑक्साइड प्रदूषणकारी गैस है, नहीं भैया, इसकी ज्यादा मात्रा प्रदूषणकारी है, बाकी ये बेचारी प्रदूषणकारी नहीं है। बहुत ज्यादा मात्रा में होगी तो ऑब्वियस सी बात है प्रदूषण करती है, बाकी एकदम सही लिमिट के अंदर रहेगी तब कोई दिक्कत नहीं है, ये आपको थोड़ा सा ध्यान रख लेना है। इसके अलावा एक गैस होती है 0.93% और उसका नाम है AR। AR का नाम अंधाराम नहीं है, ऑर्गन। कौन सी गैस है बेटा, ऑर्गन, याद रख लोगे। ऑर्गन अक्रिय गैस है, जिसकी कोशिश अभी क्रिया नहीं करती है, इसकी सरकारी नौकरी लगी हुई है, ये किसी से बात करना पसंद नहीं करती। आगे बताऊंगा। ऑर्गन का इनर्ट गैस होता है क्योंकि इसका अंतिम कोश भरा हुआ होता है, इसीलिए इन्हें इनर्ट गैस अक्रिय गैस कहा जाता है, किसी से अभिक्रिया नहीं करती है। अब देखिएगा बच्चा, यहां तक कोई मामला क्लियर है कि नहीं है। तो यानी इस पूरी दुनिया के अंदर ऑक्सीजन प्रोड्यूस करने वाले कौन है, प्लांट ही तो है, पादप ही तो ऑक्सीजन प्रोड्यूस कर रहे हैं, CO2 को खींच रहे हैं, ऑक्सीजन को फेंक रहे हैं प्रकाश संश्लेषण के अंदर। तो इस दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा ऑक्सीजन पैदा करने वाले प्लांट कहां पर है, अपने खेतों में, कहां पर, अमेजन के वर्षा वन। RPSC और RSSB ने 8 से 10 बारी पूछा हुआ है, जिन्हें पृथ्वी के फेफड़े कहा जाता है। सवाल आता है पृथ्वी के फेफड़े, लंग्स ऑफ अर्थ, तो अमेजन के वर्षा वन यानी रेन फॉरेस्ट ऑफ अमेजोन। इतने घने वन है कि आप जाके वहां खड़े होगे तो आपको प्रकाश तक दिखेगा नहीं। हर रोज वहां शाम को 4 बजे बरसात होती है और दुनिया का सबसे घने वन है। और उसमें आग लगी थी 2019 के अंदर, तो आग लगी, इतने हरे वनों के अंदर क्या लग गई, आग, कई महीनों तक नहीं बुझी। तो अखबारों के अंदर खबर थी पृथ्वी के फेफड़े जल रहे हैं, तो लोग अखबार फेंक के देख रहे थे पृथ्वी कहाँ है, फेफड़े दिख ही नहीं रहे। तो फेफड़ों का मतलब क्या है, ऑक्सीजन वहां पर सबसे ज्यादा प्रोड्यूस होती है। इस पूरी एटमॉस्फेयर में कितनी % ऑक्सीजन है, 21। इसका 20 से 21% अकेली कहाँ से पैदा हो रहा है, अमेजन के वर्षा वन से। पूरी पृथ्वी की 21% ऑक्सीजन है ना, उसका 20 से 21% अकेला कौन पैदा कर रहा है, अमेजन के वर्षा वन। तो ये थोड़ा ध्यान रख लेना, पृथ्वी के फेफड़े, लंग्स ऑफ अर्थ कौन है, अमेजन के वर्षा वन, रेन फॉरेस्ट ऑफ अमेजोन। रेन फॉरेस्ट ऑफ बेटा कौन से है, अमेजोन, पृथ्वी के फेफड़े। और बताओ, कुछ और बात पता हो तो बताइए प्लीज। कि सर हमें तो कुछ नहीं पता, आप बता दो जो बताना हो। अमेजन के वर्षा वन हो गए, पृथ्वी के फेफड़े हो गए। यहीं पर एक प्रश्न पैदा होता है मेरे बच्चे, थोड़ा ध्यान से देखिएगा कि पृथ्वी की कुल ऑक्सीजन का यहां पर कितने पूरी ऑक्सीजन का कितना %, 20 से 21%
उत्पन्न होता है। कितने परसेंट होता है बेटा? 20 से 21%। तो पृथ्वी के फेफड़े, अमेजन के वर्षावन, पूरी ऑक्सीजन का कितना परसेंट? 20 से 60। लोगों याद रख लोगे? चलिए और बताइए। अब देखिएगा, हम लोग जो बायोलॉजी को शुरू किए थे उस बायोलॉजी के बारे में वापस चलते हैं। मैंने थोड़ा सा इसको और डिटेलिंग में कर दिया था। तो बायोलॉजी के खुद के कितने पार्ट थे बेटा? बायोलॉजी को हिंदी में क्या बोलते हैं? जीव विज्ञान। अब जीव विज्ञान इतना बड़ा साइंस है, इतने बड़े इसके पूरे के पूरे डिटेल है, तो हमने कहा यार इतना बड़ा परिवार एक साथ नहीं रह सकता। हमने देखा है ना, एक बड़ा परिवार होते हैं, एक आदमी के 5-6 टाबर होते हैं, फिर उनकी शादियां हो जाती है, सब धीरे धीरे न्यूक्लियरिटी में जाते हैं, न्यूक्लियर फैमिली बनते हैं, फिर वो भी, उनके भी बच्चे होते हैं, वो भी न्यूक्लियर हो जाते हैं। ऐसा होता है कि नहीं होता? तो यही मामला यहाँ पर है कि जीव विज्ञान बहुत डाइवर्सिफाइड सब्जेक्ट है। तो इसको हमने आगे चल के कितने पार्ट्स में डिवाइड कर दिया? 2 मेन पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। और उसका नाम है, एक का नाम है जंतुओं वाला अलग कर दिया, एक तो जंतु विज्ञान कर दिया, और दूसरा है पादप विज्ञान। जंतु वाला, जानवर वाला विज्ञान जिसे हम लोग कौन सी विज्ञान कहेंगे? जंतु विज्ञान। पादपों वाला विज्ञान जिसे हम लोग क्या कहेंगे? पादप विज्ञान। अब इसको बोलते हैं जूलॉजी। क्या कहते हैं बेटा? और इसको बोलते हैं बॉटनी। तो विज्ञान की वह शाखा जिसमें जानवरों के संदर्भ में अध्ययन होता है, जानवरों के विकास वृद्धि का अध्ययन होता है, उसे हम लोग कौन सी लॉजी कहते हैं? जूलॉजी। बॉटनी जो होती है जिसके अंदर प्लांट्स का अध्ययन होता है, प्लांट के विकास व वृद्धि का अध्ययन होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? बॉटनी। इस तरह से याद रख सकते हो। तुम लोग कभी चिड़ियाघर देखा? चिड़ियाघर, चिड़ियाघर में क्या होते हैं? जानवर होते हैं कि नहीं होते? तो जानवरों का अध्ययन कहाँ होगा? जूलॉजी। चिड़ियाघर को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? जू। जू नहीं कहते, जू तो मातम होती है, जू है ना, तो जूलॉजी याद रख लोगे। और सब्जियों को काटा जाता है, मारवाड़ी में इसको कहते हैं बोटना। तो सब्जियां कहाँ से प्राप्त होती है? पादपों से। तो पादप विज्ञान जिसको हम लोग क्या कहेंगे? बॉटनी। तो ये चिंटू पिंटू बातें यार ऐसे याद हो सकती है ना तुम्हें, तुम बोलो यही याद नहीं हो रहा सर, हम क्या ही करें आगे। तो जंतु विज्ञान इन विच वी स्टडी अबाउट एनिमल्स इज नॉन एज जूलॉजी, इन विच वी स्टडी अबाउट प्लांट्स इज नॉन एज बॉटनी। और इन दोनों के जो फादर है वो अलग अलग है, इन दोनों के पप्पा अलग अलग है। जंतु विज्ञान के जनक कौन है बेटा? अरस्तु। पादप विज्ञान के जनक कौन है? हजारों बार पूछा हुआ है, और इसका नाम है थियोफ्रेस्टस। अंकल का नाम क्या है बेटा? थियोफ्रेस्टस। इन दोनों ने अपने अपने जो सब्जेक्ट्स है, इन सभी के अंदर इन्होंने सबसे पहले क्लासिफिकेशन किया, इनके बारे में बताया। फिर आगे चलकर एक साइंटिस्ट जो और हुए, अरस्तु, ये सब दिन कुछ न कुछ खोजें करते ही रहते थे। कभी इधर खोज की, कभी उधर खोज की। तो सब वैज्ञानिक बोला देवता तो रुक जा, क्यों जीवन में किसी के लिए समस्या पैदा कर रहा? बोला समस्या का, मैं तो उनके जीवन में प्रकाश पैदा कर रहा हूँ। कह रहे टाबर रोते हैं बेचारे कि क्यों खोज कर रहे हो, रोज हमें पढ़ना पड़ता है। तो यहाँ पर अरस्तु है ना, इन दोनों के ही पप्पा है। यानी जूलॉजी के फादर कौन है? अरस्तु। बॉटनी के फादर कौन है? थियोफ्रेस्टस। बस बायोलॉजी के फादर भी कौन है? कौन है बेटा? कौन से तू है ये? याद रख लोगे। अब यहाँ पर सवाल आता है, इन्होंने कुल 500 प्रकार की जंतु प्रजातियों का वर्गीकरण किया, और इसने क्या किया? इन्होंने कुल 500 प्रकार की पादप प्रजातियों का वर्गीकरण किया। इन्होंने जंतुओं का, तो इसने क्या किया? पादपों का। याद रख लोगे बच्चा? तो दोनों के दोनों को लिख लो। सुनो, इन दोनों ने किताबें भी लिख डाली क्या? नहीं नहीं, मैं तो किताब भी लिखूंगा। तो इन दोनों की पुस्तकों के, बुक्स के नाम भी अपन लोग देख लेते हैं कि व्हाट आर द बुक्स। अरस्तु की जो पुस्तक है उसका नाम क्या है, और जो अंकल है
जो बॉटनी वाले, उनकी बुक का नाम क्या है? तो यहां पर देखिएगा, इनकी पुस्तक का नाम है हिस्टोरिया, हिस्टोरिया एनिमेलिया। क्या नाम है? हिस्टोरिया। और इसका नाम है, पुस्तक का नाम है हिस्टोरिया प्लांटेरम। कौन सी रम है? हिस्टोरिया प्लांटेरम। छापो भैया। अब क्या बात बाकी रही है? तो यदि हम लोग आगे बात करते हैं तो देखिएगा, अब हम लोग जो है जस्ट ये बायोलॉजी का इंट्रोडक्शन देखे थे कि कहाँ से शुरू हुआ, क्या मामला है। अब इस बायोलॉजी के अंदर हमारे पास दो शाखाएं हैं, बॉटनी और जूलॉजी। अपन लोग सबसे पहले शुरू करेंगे जूलॉजी से, यानी जानवरों की पढ़ाई पहले करेंगे, फिर हम लोग पादपों के बारे में अध्ययन करेंगे। तो जंतु विज्ञान क्या है, पादप विज्ञान क्या है, इन सभी के संदर्भ में अध्ययन करते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा, सबसे पहले अपन जंतु विज्ञान पढ़ेंगे, और जंतु विज्ञान के अंदर भी हम अपने बारे में पढ़ेंगे। तो मानव कार्यकी के बारे में पढ़ेंगे, ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, ये हम पढ़ेंगे। हम लोगों के अंदर भी देखो, हम छोटे बालक थे, धीरे धीरे हम लोग बड़े हुए कि नहीं हुए। तो हमारे अंदर ग्रोथ किस प्रकार से है, हम सांस किस तरह से ले रहे हैं, हमारे फेफड़े किस प्रकार से काम कर रहे हैं, हमारे अंदर श्वसन तंत्र, उत्सर्जन तंत्र, रक्त परिसंचरण तंत्र, जनन तंत्र, ये सभी किस तरह से काम कर रहे हैं, इन सभी के संदर्भ में हम पढ़ेंगे। अगले कई दिनों तक इसी के बारे में पढ़ेंगे, इसीलिए थोड़ा ध्यान से देखिएगा। और हम सबसे पहला चैप्टर शुरू करते हैं, ह्यूमन ब्लड, मानव रक्त व रक्त परिसंचरण तंत्र। ह्यूमन ब्लड एंड ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। सिस्टम पे सिस्टम, कौन सा सिस्टम है? ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, ह्यूमन ब्लड एंड ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे बेटा? ब्लड। किसको पढ़ेंगे रे भैया? ब्लड को पढ़ेंगे, रक्त को पढ़ेंगे, क्या काम करता है, कैसे काम करता है, क्यों काम करता है, इन सभी के बारे में पढ़ेंगे। खून के बारे में सबसे पहले बताओ मुझे, क्या आपके सबके शरीर में खून दौड़ता है? क्या काम है खून का? अंदर दौड़ता है ऐसे। दिल की चोट को छोड़कर कहीं पे भी चोट लगी तो क्या निकलेगा? खून निकलेगा कि नहीं निकलेगा? तो हमारी बॉडी के अंदर खून कहीं पे निकलेगा। तो अंदर कैसी कोई बाड़ा ही बह रहे हैं अंदर, कहीं पे खून ही खून हर जगह। कि बंद नलिकाओं में बहता, हमेशा बंद नलिकाएं यानी वाहिनियों में बहता। ब्लड फ्लोज इन क्लोज्ड वेसल्स, यानी बंद नलिकाओं में बहता। शिरा और धमनी आगे हम पढ़ेंगे, तो बंद नलिकाओं में बहता, खुले में नहीं बहता अंदर। फिर ब्लड के बारे में और क्या जानते हो? ये क्या काम आता है? कसम दिलाने में, तुझे मेरे खून की कसम है। तो कहाँ काम आता है? ऑक्सीजन की सप्लाई, एनर्जी की सप्लाई, एनर्जी को घुमाएगा, ऑक्सीजन को घुमाएगा, बॉडी टेम्परेचर मैनेजमेंट में, आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाने में, चोट लगने पर खून का थक्का बनाने में भी क्या काम आएगा? खून ही काम आएगा। तो अपन लोगों को इस ब्लड के बारे में ही पूरा पढ़ना है। ब्लड कितने प्रकार के होते हैं। कई बार ऐसे इमरजेंसी क्रिएट होती है ना, मुझे खून चाहिए, खून दिला दो, है ना, वो बोल दे मेरा निकाल के ले, नहीं नहीं तेरा बी पॉजिटिव है, मैं तो ए पॉजिटिव लूंगा, वो होगा, होता है ना ऐसा। तो क्या होता है, क्या मामला है? ऐसे सवाल आते हैं एग्जाम के अंदर, तो अपन को थोड़ा सा पता होना चाहिए। सवाल आएगा, एक व्यक्ति जिसका रक्त समूह ए पॉजिटिव है और बहुत ही खतरनाक स्थिति में है, उसे खून की आवश्यकता है, कौन सा चढ़ाया जाए? तो तुम बोलोगे बापू जी का नाम लेके कोई चढ़ा दो, कोई काम नहीं आएगा, वहां पर फिक्स होना चाहिए, उसी को हम पढ़ेंगे यहाँ पर। तो ये आपके पास चैप्टर है। सबसे पहला सवाल आता है कि ब्लड का अध्ययन क्या कहलाता है? सर अभी तो हमने पढ़े बायोलॉजी का अध्ययन, ये क्या है, कितने का अध्ययन है? अध्ययन अनंत है, आप पढ़ते ही रहो। जैसे अपन लोगों ने सुना होगा वायरस, बीच में कोरोना वायरस आया ना, तो उस वायरोलॉजी लैब में आया। वायरोलॉजी किसका स्टडी है? वायरस का। एक सवाल यहाँ पर भी और आता है, वायरस आपने कभी देखा है? कहाँ देखो, इतना छोटा दिखता है अपने को ये वायरस, मैं यहाँ बैठा हूँ, देख देख मुझे देख, कोई नहीं देख सकता उसको। परंतु वायरस एक अनोखी चीज है। इस फोन को मेरे पास रखूं, मैं बोलूँ ये फोन तू सजीव हो जा, जिंदा हो जा, हो जाएगा क्या? पर वायरस को इतना कहा ना, तो भावना में बह के बोलेगा हाँ जिंदा हो गया हमें।
क्यों? जब तक वायुमंडल में वो निर्जीव है, जैसे सजीव के संपर्क में आया वो क्या हो गया? तो वो दोनों के बीच की योजक कड़ी है, सजीव और निर्जीव की बीच की कड़ी है ना। वायरस इज कनेक्टिंग पेयर ऑफ बायोटिक एंड नॉन बायोटिक कंपोनेंट। दोनों के बीच की कड़ी कौन है? वायरस। जब तक वायुमंडल में निर्जीव है, सजीव के संपर्क में आते ही बोलेगा वाह मजा आ गया, जन्नत है तो यही है। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रख लेना है। विषाणु, विषाणु को बोलेंगे वायरस। सजीव और निर्जीव की क्या बेटा? योजक कड़ी है। याद रख लोगे दोस्त? चलिए, तो जंतु विज्ञान के पापा कौन है? अरस्तु। पादप विज्ञान के पापा कौन है भैया? कौन से फ्रेस्टस है बेटा? याद रख लोगे दोस्त? चलिए चलते हैं आगे। ओके यार, अब बताओ मुझे, रक्त का अध्ययन क्या कहलाता है? स्टडी ऑफ ब्लड। रक्त का अध्ययन, स्टडी ऑफ ब्लड, स्टडी ऑफ ब्लड। हीमेटोलॉजी, कौन सी लॉजी है? हीमेटोलॉजी। स्टडी ऑफ ब्लड इज नोन एज हीमेटोलॉजी। रक्त समूह उपस्थित एंटीजन के आधार पर, एंटीजन के आधार पर 4 भागों में बांटे गए हैं। कितने भागों में बांटे गए? 4 भागों में बांटे गए हैं। कौन कौन से रक्त समूह? एक तो है ए, एक है बी, ए बी और ओ। रक्त समूह का वर्गीकरण किसने किया? हुड क्लासिफाइड ब्लड ग्रुप। किसने सबसे पहले बताया ब्लड ग्रुप के बारे में और इनको क्लासिफिकेशन किया? तो काकू का नाम है कार्ल लैंडस्टीनर। अ साइंटिस्ट नेम्ड कार्ल लैंडस्टीनर classified blood group into 4 types according to its antigen and he discovered these in 1901, यानी 1901 के अंदर ऐसा कार्य उसने किया। अब ये क्या होते हैं, क्यों बांटा, क्या मामला है, इनके बारे में अपन कल पढ़ेंगे। अभी इसको आप लिख लें। अभी आपकी हिस्ट्री, उसके बाद ज्योग्राफी और मैथमेटिक्स की क्लास है। ठीक है।